सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें हम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अहम चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। अब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत में अगर कमल खिलता है तो भारत में खुशियां मनाई जाएंगी और अगर कोई और पार्टी जीतती है तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। अब ये बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ने इस तरह के बयान को क्यों दिया है और कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में खुशियां क्यों मनाई जाएंगी। वही चुनाव के बीच दल बदलना अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो कभी सपा की साइड हुआ करते थे, वो आज कल भाजपा की साइड लेते नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है और हर नेता को दो मुंहा बताया है। आगामी राजस्थान और तेलंगाना चुनाव में क्या होगा, जनता किसको अपना कीमती मतदान देगी, क्या मुद्दे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से दिनेश भाटी जी, कांग्रेस से पवन गुप्ता जी और सपा से रविंद्र सिंह जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल पवन जी आपसे है। पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारा सवाल ये है कि सबसे पहला जो नरोत्तम मिश्रा का ये बयान था, वो बयान आखिर इस तरह का क्यों कि अगर कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। आखिर देश के चुनाव से और विधानसभा के चुनाव से और भारत के चुनाव से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, और अगर कोई भी पार्टी हमारे देश में जीतती है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसका संबंध पाकिस्तान से क्यों है, वहां पर खुशियां क्यों मनाई जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी जो है, इनके पास क्या, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के पास एक बात है, किस तरह से करें, इंडिया पाकिस्तान करें, किस तरह से करें जिससे धर्म के नाम पर हम इसको विभाजन करके अपनी सत्ता को, ये इसी रास्ते पे चलते हैं। और जबकि ये जिस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी जिसका इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है। लाखों लोगों ने अपना जीवन अपना बर्बाद किया, अपना जीवन तबाह किया, ना घर देखा, ना परिवार देखा, ना बच्चे देखे, सिर्फ और अपने स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और उसके बाद बड़ी कुर्बानियों के बाद देश की आजादी मिली है। ये उस पार्टी के लिए जब ये इस तरह के शब्द यूज करते हैं तो बड़ी लोगों में मतलब एक ऐसा महसूस होता है कि मतलब दया आती इनके, उनकी सोच पर, इनके विचारों पर, इनको हम क्या कहें। मगर इनके पास तो जनता के मुद्दे नहीं है, इनके पास जनता की समस्या, इतनी बड़ी समस्या है, जब बेरोजगारी खड़ी है, ये सब खड़ी, नफरत के नाम पर देश को बांटना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटना और वातावरण को संवेदनशील करके अपनी सरकार बनाना, यही इनका काम है। और जहां तक नरोत्तम मिश्रा की बात है, मैं स्वयं उनकी विधानसभा में स्वयं गया था और वहां पे देख के आया था। नरोत्तम मिश्रा जीतना स्वयं भी बहुत मुश्किल है, ये स्थिति उनकी स्वयं की है। दिनेश भाटी जी, पवन गुप्ता जी ने जितनी भी बातें कही, जितने भी आरोप लगाए, जो जवाब दिया, वो सारी बातें आपने सुनी। दिनेश भाटी जी, जवाब दीजिए इन सारे आरोपों का। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं जी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है वो सच है और सच के आधार पे कहा है। इसी कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप मोदी को हटवाइए। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की सभाएं अमेरिका में, यूरोप में कांग्रेस पाकिस्तानी मूल की महिला जो है वो आयोजित करती है। कितने सारे प्रमाण हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रो पाकिस्तान है और इसी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान बनवाया है। तो अपने जिसको इन्होंने बनाया है उसके लिए तो चिंता होंगे, और जब कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तानी खुश होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पवन जी।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आरोप लगाया है पवन जी कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार आप लोग करते हैं और भ्रष्टाचार का नाम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं, भाजपा के ऊपर लगा देते हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो उन्होंने कहा, राजस्थान में रैली के दौरान कहा कि पेट्रोल के दाम आप लोगों ने राजस्थान में बाकी की जगहों से 12-13 रुपए महंगा रखा है, इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं लोगों से। सोनाली जी, राजस्थान की आपने बात की है तो मैं राजस्थान से हूँ, मैं आपको राजस्थान की बात बताता हूँ। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल के कई भाव है तो वो राजस्थान में है जी। आज राजस्थान के अंदर महंगाई की दर 6.53% से भी ज्यादा हो गई है। महंगाई दर में राजस्थान नंबर 1 हो गया है जी। इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पे राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता की कमर तोड़ दी है। 4000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अभी तक वसूल कर लिया है राजस्थान की जनता से। ये राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार के अंदर, राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के अंदर, राजस्थान की सरकार महंगाई के अंदर, राजस्थान की सरकार हर जगह विफल रही है। और आज राजस्थान को नीचे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है इस कांग्रेस की सरकार ने। जवाब दीजिएगा पवन गुप्ता जी। सारी कमियां राजस्थान के अंदर गिनाई गई हैं और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी ये बातें कही हैं। राजस्थान की जनता बहुत खुश है वहां की कांग्रेस की सरकार से। राजस्थान में जितने काम किए गए हैं उन कामों का मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल फेल है। और वो जो क्रम है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा कांग्रेस, उसको तोड़ के आ रही है राजस्थान में। और राजस्थान में जितने काम किए लाल डायरी है राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर आप देखेंगे इनके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा परिवार आरएएस बन जाता है। और जहाँ तक ये बात करते हैं देश के पाकिस्तान इंडिया की, आप याद कर लीजिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बना दिया था। 1 लाख लोगों का सर्वे कराया था। ये काम कांग्रेस ने किया था। और फिर पाकिस्तान को आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। अपनी जीती हुई कौन छोड़ता है? आप कहते हो बांग्लादेश बनाने की जरूरत नहीं थी, वो भारत का ही टुकड़ा था, उसका भारत में मिला देते। अरे हर सैनिकों के द्वारा जीते हुए युद्ध को टेबल पर हारने वाली कांग्रेस, 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने सरेंडर करवाया था सेना ने, लेकिन आपकी कांग्रेस की सरकार टेबल पे हार गई। हम उन 92,000 सैनिकों के बदले क्यों नहीं पीओके खाली करवा सकते थे? लेकिन ये सारी कांग्रेस सरकार की आज दिन तक विफलता के कारण हम हमारी जमीन भी खोते आए, हम हमारे देश के संसाधनों को भी लुटाते आए। अब जवाब जनता जनादेश जी, जनादेश देगी। आप देखिएगा राजस्थान में आपकी सरकार नहीं बन रही है। राजस्थान में कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस का राजस्थान में, आप देखिएगा। राजस्थान के अस्पतालों के अंदर सरकार 2000 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। आते भगवान महादेव का अपमान कर दिया। अरे क्या ऐसा कर रहे हैं आप? ये सब अरे मुद्दों में बात करिए, जनता की बात करिए, जनता बात करिए, महिलाओं की बात करिए, किसानों की बात करिए, युवाओं की बात करिए। आप इनकी तो बात करना चाहते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम और 370 और तलाक, बस इन्हीं की बात करेंगे आप। तो ये तो बड़ी बात है ना, ये तो बड़ी बात है ना पवन गुप्ता जी, ये तो बड़ी बात है ना कि 370 हटाया आपने, जितनी भी बातें गिनाई हैं ये सारी बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये सारे मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी सरकारें रही है उनके लिए कर पाना नामुमकिन था। ये सब बातें इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की। आपको क्या लगता है कि 370 हटा तो उससे कुछ अच्छा नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? जनता पार्टी के 370 हटाने के बाद में ये आपके ही गुलाम नबी आजाद आज भाजपा अंग्रेज करते रहे, करो वही काम ये लोग कर रहे हैं। की नीतियों की वजह से उस धरती के स्वर्ग कश्मीर को आप लोगों ने नर्क बना दिया था। वहां के लोगों की ऐसी स्थिति बना दी थी कि आज वो लोग, वहां के हिंदू, वहां के पंडित जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, भारत के विभिन्न कोनों के अंदर शरणार्थी शिविरों में जी रहे हैं। उसके एकमात्र दोषी भारत की, कश्मीर की और भारत की उस समय की कांग्रेस सरकार है।
जवाब दीजिए पवन जी। 10 वर्ष से आपकी सरकार के अंदर वो क्या है, आपकी सरकार ने क्या किया उसमें, अब उसमें देखिए 10 वर्ष से आपकी सरकार है। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी 370 की बात की है, तो क्या आपके हिसाब से वो हटाना गलत था, या फिर वहां की जनता जो अब खुश नजर आ रही है, कश्मीर की जनता, तो उनकी खुशी देखी नहीं जा रही है? क्या क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि कांग्रेस की सरकार में पिछले 70-75 सालों में ये काम नहीं हो पाया, उसके बाद 370 हटा, जो समुदाय खुश है उसकी खुशी नहीं देखी जा रही है, या फिर 370 हटाना गलत हो गया? ये एक बड़ा काम नहीं था? आप एक दिन इसमें डिबेट रख कीजिएगा 370 हटाने पर, ये विषय यहाँ पे नहीं 370 हटाने का, इसमें डिबेट एक दिन रख लीजिएगा। यही तो मुद्दा है ना पवन जी, 370 हटाने का ये मुद्दा ही नहीं था। 370 हटा कि नहीं हटा इसका तो डिबेट ही नहीं था। डिबेट को आप लोग किसी और दिशा में लेके चले जाते हैं हमेशा। आप उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं जो राजस्थान की जनता परेशान है, वहाँ पे जहरीला पानी दिया जा रहा है उनको पीने के लिए। आप लोग उस मुद्दे की बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महंगाई की बात करिए ना। राजस्थान की भी जनता महंगाई से परेशान है, वहाँ पे जहरीला पानी दिया जा रहा है, वहाँ पे लोग परेशान है उस पानी से। देखिए, महंगाई का कंट्रोल पूरी तरह राष्ट्रीय पार्टी से होता है, केंद्र सरकार से होता है। महंगाई तो कह रही है उन्होंने आपको शुद्ध पानी देने के लिए फंड दिया था, वो फंड आप लोग घोटाला कर गए। महंगाई से जवाब दीजिए। पानी की बात करिए, राजस्थान में सरकार है, पानी के लिए फंड दिया गया, शुद्ध पानी नहीं आ रहा, जहरीला पानी लोग पीने को मजबूर है। पानी की बात कर लीजिए, उसकी वजह से होने वाली बीमारियों की बात कर लीजिए पवन जी। राजस्थान में फिलहाल के लिए कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से। दिनेश भाटी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस उसका पूरा निर्वाह कर रही है, कहीं भी ऐसा नहीं जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, और बहुत संवेदनशीलता के साथ कर रही है, इनकी तरह संवेदनशील नहीं है। दिनेश भाटी जी जवाब कोई भी दीजिए। मुद्दा कांग्रेस पूरी तरह से निपटती है, अपने सामर्थ्य पर पूरा कर रही है। इन्होंने जितनी केंद्रीय योजनाएं आई केंद्र सरकार की, उन सब में नड़ंगा डाला। राजस्थान सरकार को कोई योजना पूरी तरह उसका उपयोग नहीं करने दिया। इनका काम है यही, अड़ंगा डाल के सरकार बनाने करना, अगर सरकार हम बना भी लें तो उसको तोड़ लेना, ये इनका काम है। जो योजनाएं थी इन्होंने सिर्फ उनके नाम बदले हैं। हमारी हिंदू देवी के नाम पे अन्नपूर्णा योजना को इन्होंने इंदिरा रसोई बना दिया जी। आयुष्मान भारत की योजना को इन्होंने चिरंजीवी के नाम से चलाया। सारी की सारी पुरानी सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने अपने नाम से चलाया। और तो और मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत जितना पैसा आया था वो पैसा इन्होंने उस मिशन में नहीं खर्च करके अन्य मदों में खर्च कर दिया, और राजस्थान का पैसा इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है, अपनी सरकार बचाने के लिए, होटल और बंगलों में रुकने के लिए इन्होंने खर्च किया है। पूरे 5 साल राजस्थान की जनता से इन्होंने राजस्थान की जनता को इतना परेशान किया है। इस बार राजस्थान की जनता ऐसी मार मारेगी। मानवर, अपने घर को देखिए, आपके घर ने क्या किया? आप यही करते रहे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते रहे आप, सिवाय विज्ञापन देने के, फर्जी को बनाने के, फर्जी रास्ते में पब्लिक को रिझाने के, और कोई काम नहीं करते रहे सिवाय और धर्म की बात करने के अलावा। अरे भाई, धर्म तो सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। आप भी धार्मिक है, हम भी धार्मिक है, मगर राष्ट्र का, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है, ये हमारा संविधान में है। और आपसे स्टेट को धर्म भी लेना चाहते हैं। योजना राजस्थान की सरकार की विफलताओं की बात कर रहा हूँ, आप बार बार धर्म को बीच में ले आ रहे हैं। और वो राजस्थान की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, ये चुनाव में आपको दिख जाएगा। एंटोनी ने कहा था राजस्थान की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, दूर हुई है, संतुष्ट है, युवा पूरी तरह संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, वहाँ सबसे व्यापारी संतुष्ट है, वहाँ पर सब संतुष्ट है। जो राज्य सरकार कर सकती है वो राज्य सरकार कर रही है। रविंद्र जी से एक सवाल ले लेते हैं पवन जी। रविंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर कभी सपा की ओर जाते हैं तो कभी भाजपा की ओर चले जाते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन आज सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने मतलब 2 मुंहे नेता बताया है और अखिलेश यादव को लेकर के भी काफी कुछ बयान दिया है। किसने? ओम प्रकाश राजभर ने। पवन जी, ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है।
देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी नहीं होता, उसमें से ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनके बयान पे टिप्पणी अगर मैं करूंगा तो वो महत्वपूर्ण बनेंगे, इसलिए ये इस प्रकार की टिप्पणियां वो योगी आदित्यनाथ जी पे कर चुके हैं, मोदी जी पे कर चुके हैं। मोदी जी सबसे झुट्टा है, योगी आदित्यनाथ जाके घंटा बजाएंगे जी। तो ऐसे बस जुबान आदमी पे अगर हम कोई टिप्पणी करेंगे तो उसका कद बढ़ेगा, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अभी आज वो कह रहे हैं रविंद्र जी, आज उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वोटर्स को काटने का काम कर रहे हैं और वो वोटर्स भाजपा की ओर जाएंगे। तो समझ नहीं आया कि ये गठबंधन आखिर जाना किस ओर चाहता है। सवाल है, प्रश्न पूछना है। केंद्र चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा, विधानसभा के कांग्रेस वाले भाई साहब चुप रहिए एक मिनट जरा सर। हाँ बताइए। राजभर ने जो कहा है, तो राजभर तो सारे गठबंधनों में होके चले आए हैं, भाजपा से लेके एनडीए से लेके इंडिया तक में नहीं घुस पाए। प्रयास कर रहे थे बिहार में जब हम लोग की मीटिंग चल रही थी, लेकिन नहीं घुस पाए। उस आदमी के जवाब का कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, नहीं तो उसका महत्व बढ़ेगा। अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन हम लोग देख लेंगे। हम लोग 28 पार्टी हैं, लेकिन जो 38 पार्टी रविंद्र जी आपने कहा देख लेंगे, आप कह रहे हैं देख लेंगे, वो ठीक बात है, लेकिन आप लोग देख भी लीजिए। लेकिन ये इस तरह की राजनीति करके, इस तरह की गंदी राजनीति करके आप लोग देख लेंगे, इससे जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? मान लीजिए आपका गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, लेकिन अगर लोकसभा के लिए भी है तो इसी देश की जनता होगी ना, जिसको आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बता रहे हैं कि आप लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आपका गठबंधन नहीं है तो विधानसभा चुनाव में आप लोग खूब खरी खोटी बोलेंगे, बयानबाजी करेंगे, जो मर्जी करेगा वो बोल डालेंगे, और अगर उसके बाद लोकसभा में आएंगे तो सब लोग एक साथ हो जाएंगे, एकता दिखा देंगे। तो क्या जनता बेवकूफ है इस देश की कि वो ये समझ लेगी कि आप लोग देश का हित करोगे? आप लोग जब केवल विधानसभा के लिए साथ में आए हो तो लोकसभा के लिए साथ में, मतलब लोकसभा के लिए साथ में आओगे, विधानसभा के लिए साथ में नहीं हो तो देश की जनता क्यों भरोसा करेगी आप पे? आप कब कहां चले जाओ, कहां छोड़ के चले जाओ, किस हाल में छोड़ के चले जाओ, जनता क्यों भरोसा करे आप पे? जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, एक मिनट कांग्रेस वाले वैसे आप चुप रहिए जरा। जो प्रश्न आप पूछ रही हैं ये गैर लोकतांत्रिक प्रश्न है जी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये जनता का प्रश्न है रविंद्र जी, ये जनता आपसे पूछ रही है, ये हमारा सवाल नहीं है। जब आप एक तरफ ही नहीं बह पा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप कुचक्र की राजनीति करते हैं, आप लोग दो मुंहे हैं, मतलब ये सारी बातें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करे, ये सारी बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दे, कभी कांग्रेस को घसीट दे, कभी भाजपा को घसीट दे। आप लोग गठबंधन में है ना, ये बयान हमारा नहीं है, दल बदलू आप लोग है, ये बयान हमारा नहीं है, और मीडिया नहीं कहती है कि आप लोग दल बदलू है, ये तो काम आप लोग का है। एंकर है, सुनने का सामर्थ्य रखिए, एंकर है, सुनने का सामर्थ्य रखिए ना। रविंद्र जी आप प्रवक्ता हैं, आप बोलने का सामर्थ्य रखिए, लेकिन तथ्य के साथ और ठीक से। तथ्य के साथ रख रहा हूँ, सुन लीजिए पहले आप, तथ्य के साथ जी। भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जा सकता है, और डिफेक्शन बिल बना दिया गया है कि 2/3 से आप कट के भी दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, जैसे अमित शाह ने कराया मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई किसी के खिलाफ भी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंदर कोई भी बयानबाजी कर सकता है, वो किया जा रहा है। अगर ये गलत होता तो इस पे इलेक्शन कमीशन अपना किसी भी प्रकार से निश्चित रूप से हरकत करता। जो आपका प्रश्न है, अब आप सुनिए, जो आपने पूछा कि हम एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे पे प्रहार नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ वोट लड़े थे 2004 में, तब भी एक साथ आए थे और 10 साल तक साथ रहे थे सरकार में साथ रहे थे। तमाम बिलों पे हम लोग का मतभेद होता था, तब भी हम लोग मीडिया में आके कहते थे। फिर बात है, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि 38 दल के गठबंधनों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? वो 38 दल के गठबंधन से ये पूछे कि आपके 38 प्रत्याशी 5 राज्यों में कहां हैं? आप खुद ही सवाल पूछ लीजिए, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जी भी बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। दिनेश जी जवाब दीजिए, दिनेश जी जवाब दीजिए। दोनों प्रश्न में था, एक मिनट पूछ लीजिए। सुना लीजिए, 38 दल के गठबंधन के 38 प्रत्याशी और 38 प्रचारक लोग 38 दलों के, ये नाम बता दें, मान जाएंगे हम इनकी बात।
तब हमारे जी अब जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए रविंद्र जितनी भी जी। पार्टियां निकली हैं, इन्होंने क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, धर्म पे, दलित के नाम पे, महिला के नाम पे आज दिन तक देश की जनता को उल्लू ही समझा है और उल्लू ही बनाया है। लेकिन 2014 से इस देश की जनता समझ चुकी है कि वास्तविक अर्थों में, सही अर्थों में उनका अगर सच्चा कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 38 दलों जितने जितने बाद में ये लोग अपनी पार्टियों को लेके आए थे, अपने परिवार को बढ़ाने के लेके आए थे, वो सारा वोट बैंक इनसे छिटक करके आज भाजपा के साथ जुड़ रहा है। 38 प्रत्याशी कहाँ हैं, 38 प्रचारक कहाँ हैं, ये बोलिए बस। ये भाषण जो दे रहे हैं इसका जवाब दे दूंगा मैं आपको। आपके 38 लोग जो पार्टियों से खड़े हुए हों और 38 जो पार्टियों के लोग आगे प्रचार कर रहे हो 5 राज्यों में, वो बता दीजिए बता। जी आपका सवाल दोहराइए कृपया। मेरा सवाल ये है, आपका सवाल नहीं आप 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका गठबंधन हमसे बड़ा है, 38 दलों का है, तो क्या 38 दलों में से कितने गठबंधन के लोगों को आपने टिकट दिया है जो चुनाव लड़ सके? 38 दलों में से कितने लोग आके ज्वाइंट प्रचार कर रहे हैं इस 5 राज्यों में? वो नाम हमको गिनवा दीजिए बस। देखिए रविंद्र जी, आपके गठबंधन में से हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके गठबंधन में से अखिलेश यादव आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, उसके अलावा कौन आता है प्रचार करने के लिए आपके गठबंधन में से? गठबंधन में आपके भी 26 दल हैं, उन 26 दलों में से कितने नेता आते हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, दिनेश भाटी जी जवाब दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता को, जो मैं प्रश्न 3 बार पूछ चुका हूं, उसका जवाब देने दीजिए। आप उसके बाद प्रश्न पूछिएगा तो मैं आपका जवाब दूंगा। सीट देनी है वहां पे भाजपा ने सीट दी है। इनकी तरफ सिर्फ फुटोवल नहीं हो रही है कि हम विधानसभा में साथ में रहेंगे, लोकसभा में हम लड़ेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे, विधानसभा में साथ में रहेंगे। इस प्रकार की एनडीए गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार की किसी से कोई किसी को चिंता नहीं है। आज एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ में किसी भी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम तो जब अलग अलग लड़े थे तब भी साथ में थे 10 साल तक। INDIA बनने से पहले ही बिगड़ गया है। आप अपनी राज्यों में भाजपा बहुमत पे आ रही है। एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक है वो सब मजबूती के साथ में 5 राज्यों में लड़ रहे हैं और 5 राज्यों में भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। जनता सुन रही है, जान रही होगी कि आप अपने 38 दलों के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। कृपया करके बोलिए, आप हमारी चिंता छोड़िए, जनता देख रही है। आप बताइए 38 दल कहां आपके? क्यों नहीं भेजा राजभर जी को प्रचार करने के लिए? भेजिए ना राजभर जी को 5 राज्यों में प्रचार करने के लिए। ना जी, इनका वॉल्यूम बढ़ाइए, इनकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है मुझे। हाँ, आवाज सुनने में दिक्कत है। हमारे भाजपा में 38 राज्यों का 38 पार्टियों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब इनको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। आपकी आवाज आप स्पष्ट सुनाई दे रही है। कृपया अपना माइक अपने मुंह के पास रखिए। जिस प्रकार से आप जनता को वादे करके भूल जाते हैं, ऐसे अपने माइक को मत भूलिए। माइक के पास मेरा माइक मेरे मुंह के पास में है। आप लोग सारे मुद्दे भूल गए हैं डिबेट में, आप लोग सारे मुद्दे भूल गए जिसके लिए आप डिबेट करने के लिए बैठे। आप राजस्थान के मुद्दे को भूल गए, राजस्थान में हो रही दिक्कतों को भूल गए हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है ये भूल गए। तो कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले साल का बजट मतलब 22-23 का बजट था 3.31 करोड़ रुपए और कर्ज था 2.7 मतलब 2.80 लाख करोड़। ये मध्य प्रदेश की सफलता एक शब्द में। और अब ये उधार बढ़ के हो गया है 3.5 लाख करोड़। ये मध्य प्रदेश के 5 साल के दुशासन का परिणाम है कि जितना आप बजट नहीं पेश कर पा रहे हैं, 2.5 साल कांग्रेस की सरकार चली, कर्ज लदा हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल में जितना भी घपला किया, जितना भी प्रदेश को लूटा, उससे तो शेष रहे 2-2.5 साल में सरकार ने भरने का प्रयास किया है। तभी तो ये कर्ज है। और सरकार लूटे नहीं तो कर्ज क्यों होता? की सरकार ने जिस प्रकार से लाडो जैसी योजनाएं लॉन्च की है वो गेम चेंजर है। और आने वाले समय में इस चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाएगी। गेम चेंजर 3 तारीख को पता लग जाएगा, अभी मत बताइए। ये बताइए कि पिछले साल का बजट था 30 तारीख को स्पष्ट पता चल जाएगा कि भाजपा कितने बड़े कर्ज ले लेके आप लोगों ने ये जो लाडो वाडो योजना है ना, उसी में सब खर्च कर दिया।
खत्म तो कर दिया उससे मध्य आपको प्रदेश क्या को कोई आप लोगों दिक्कत ने। हो रही है? प्रदेश रविंद्र जी, अगर मान लीजिए लाडली बहन योजना आई और उसके बाद लाडली बहनों के खाते में रुपए गए, तो आपको कोई दिक्कत हो रही है? कांग्रेस को और सपा को कोई दिक्कत हो रही है उससे? परिवार के खातों में जाते हैं। आपको दिक्कत है कि नहीं? जिस प्रकार से अभी राजस्थान के जयपुर में आपको गणपति दिक्कत प्लाजा है के या नहीं, अंदर ये बताइए। सोना और करोड़ों रुपए के नोट मिल रहे हैं। ये इस प्रकार से आपकी सरकार में पैसे व्यक्तिगत खातों में और खजानों में छुपाए जाते हैं। आपके यहाँ तो एक मंत्री के लड़के ने 10,000 करोड़ का घपला किया और करीब करीब 60 एकड़ की खेती विदेशों में गांजे की करा रहा है। तो ये तो आपके सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती है। वह नेता भी मध्य प्रदेश का, वो लड़का भी मध्य प्रदेश का है। यही तो उपलब्धि है आपकी। ये आप दोनों ही की उपलब्धि है, ये आप केवल एक की उपलब्धि मत गिनिए। किसी के ऊपर 508 करोड़ के घपले का उपलब्धि आ गया, अब किसी के खेमे में ये 10,000 करोड़ की उपलब्धि का आ गया है। तो आप लोग करना क्या चाहते हैं? देश को बेच देना चाहते हैं और देश की जनता को भिखारी बनाना चाहते हैं? लीजिए, जो करना चाह रहे हैं, किसने भिखारी बनाया? भारत सरकार का आंकड़ा सुन लीजिए। भारत पे विदेशी कर्ज है 624 अरब डॉलर, हर भारतीय पे विदेशी कर्ज है लगभग 1 लाख डॉलर। विदेशी मुद्रा का भंडार, जहां पर देश को कहा माना जाता है कि देश असफल हो गया। विदेशी मुद्रा का भंडार और कुल कर्ज का जो रेशियो है वो 92.6% है। मतलब हमारी सरकार बैंकक्रप्ट हो चुकी है। आयात निर्यात घाटा पिछले वर्ष का 265 अरब डॉलर। मतलब 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं बनाया इस देश में। यही सितंबर माह में 35 अरब डॉलर का घाटा है। क्या बताएंगे? दिसंबर देश को तो मोदी जी ने बैंकक्रप्ट कर दिया। बताइए ना, ये तो आपके आंकड़े हैं, ये तो मेरे आंकड़े नहीं है। ये अपने ऐशो आराम और सरकार बचाने में खर्च कर रहे हैं। यह राजस्थान सरकार की विफलता। वो तो राजस्थान सरकार ने, आप हम तो पूरे देश का बता दिया। आप पूरे देश में बताइए ना। ये 624 अरब डॉलर ये विश्व का सबसे बड़ा कर्ज है। कहाँ गया ये कर्ज जो आपने लिया था? ये कर्ज आप ही बता दीजिए कहाँ गया। किसी भी राहत को, किसी भी योजना को ये बता दीजिए ना भाई, नहीं दिया जाए, योजना को सफल नहीं होने दिया जाए। ये आपके कांग्रेस के द्वारा शासित राज्यों की जनता जानती है। जनता जानती है कि हम आपकी बात बता देते हैं। ये जो पाकिस्तान का जो उन्माद फैला रहे हैं, सुनिए, आप अपने पार्टी का चरित्र सुनिए। पाकिस्तान का प्रथम गृह मंत्री फजलुल हक, जो पाकिस्तान के निर्माता था, सुन लीजिए पहले, जो पाकिस्तान का निर्माता था और 1937 में सावरकर ने, सुनिए पाकिस्तान बनाने वाले भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और आपके नेता लोग फजलुल हक के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, जो बाद में जाके पाकिस्तान का पहला गृह मंत्री बना। तो पाकिस्तान बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इतिहास जानना हो तो बताइए हमसे। 80 के दशक में भाजपा बनी है, 80 के दशक में। और ये भाजपा तो बेचारी, भाजपा का नाम तो पता नहीं आपको मालूम है नहीं पहले क्या था? भाजपा का पहले का क्या नाम था बताइए? ये लालच का परिणाम है क्या? भारत माता के टुकड़े हुए हैं। पुराना नाम बता दीजिए आप। क्या है? इस पाप का परिणाम भुगतना होगा कांग्रेस को। अरे आप अपना पाप बताइए, भाजपा का पुराना नाम बताइए तो बताएं हम आपको, माने कि आपको आता भी है कुछ। मुद्दे से आप लोग भटक गए हैं, मुद्दे से आप लोग पूरी तरीके से भटक गए। और रविंद्र जी आप नाम पूछने बैठे, आप घोटाले का हिसाब पूछने बैठे, आप 35 दलों का 36 दलों का नाम पूछ रहे हैं। आप केवल नाम जानने और नाम पूछने बैठे हैं। अब अगर ये याद करके कोई प्रवक्ता ना बैठा हो या कोई ना बैठा हो तो मान लीजिए दिक्कत हो गई, देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई है, राजस्थान के लोगों की समस्याएं खत्म हो गई है। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग एक दूसरे के दलों का, गठबंधन का नाम पूछने बैठे थे या फिर डिबेट में राजस्थान की समस्या पे, लोगों की समस्या पे बात करने बैठे थे? आप लोगों ने केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, केवल एक दूसरे के दलों का नाम पूछा है। ये किसी ने नहीं बताया कि राजस्थान की जनता का भला क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा
और राजस्थान की जनता को गंदे पानी से, भ्रष्टाचार से, इन सारी चीजों से मुक्ति कब मिलेगी? ये बातें आप लोगों ने नहीं बताई। आपको चुनाव लड़ना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके, दलों के नाम जान करके, कूटनीति की राजनीति करके, बस इस पे तो राजस्थान के प्रवक्ताओं को बैठाना था। फिर ये डिबेट आपकी ही कि डिबेट ही गलत है। डिबेट में ये सूचना मिली थी। तो फिर आप क्यों प्रवक्ता है? आप क्यों प्रवक्ता है? आप देश भर की बात क्यों कर रहे हैं? आप देश भर की बात क्यों कर रहे हैं? आप देश भर के नेता की बात क्यों कर रहे हैं? आप केवल अपने यहाँ की, अपने जिले की बात करिए। क्योंकि आप क्यों अपने जिले से भटक करके पूरे देश के नेताओं की बात कर रहे हैं? आप पीएम मोदी की बात ही क्यों कर सकते हैं? आप तो देश में यानी आप केवल एक जिले को जानते हैं और कर सकते हैं। आप केवल एक जिले को जानते हैं, आप देश के मुद्दे को नहीं जानते, आप राजस्थान के मुद्दे को नहीं जानते। चलिए मान लीजिए आपके मुद्दे हमारे क्या थे? विधानसभा चुनाव में अगला चुनाव राजस्थान का है। बात सुनिए। उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम, तब भी आप लोग बात करिए ना, तो मुद्दे पे बात करिए। अगर आप बात भी कर रहे हैं तो अपने जिले के मुद्दे पे बात करिए, अपने जिले के मुद्दे को लेकर के बात कर लीजिए। हमारा संकल्प पत्र देखा होगा, आप भ्रष्टाचार को लेके बात करिए, आप लोगों की दिक्कतों को लेके बात करिए। के तहत, मुआवजा योजना के तहत उनके लिए काम करेंगे। जी दिनेश जी, पहले तो ये पूछ लीजिए कि आज के डिबेट का टॉपिक क्या? राजस्थान के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी आए थे और वो 10 तक गिन के गए थे और घोषणा करके गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और किसानों को ऐसा ठगा कि 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई। आज उन किसानों को आत्महत्या में मजबूर हो रहे हैं, उनके बच्चे रोड पे आ गए हैं। इस प्रकार की ठगने की, लूटने की नीति लेके आए थे ये कहाँ की बात हो रही है? मानवल, आप सरकारी रिकॉर्ड है कि 21,890 ने आत्महत्या की है। ये सरकारी रिकॉर्ड है देश में। कहाँ की बात हो रही है? आप क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की है किसानों ने। खासकर बात यह है कि डिबेट का मुद्दा था 5 राज्यों में चुनाव, और डिबेट के मुद्दे से, विधानसभा चुनाव से और देश की जनता की परेशानियों से, जिले की परेशानियों से, बाकी सारी चीजों से आप लोग भटक गए। आप लोगों ने केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना जारी रखा। आप सभी मेहमानों का हमारे मुद्दे की चर्चा शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, ओम प्रकाश राजभर का बयान सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला था। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने की मुहिम में जुटे हुए हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हर नेता को दो मुंहा कहकर चर्चा में आए हैं राजभर, और निशाने पर अब अखिलेश यादव हैं। कहा है, सपा को वोट दोगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। ये बड़ा बयान है। इसी को लेकर दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। बता दें, अगला चुनाव राजस्थान में 200 सीटों पर 25 नवंबर को है और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होना है, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।